नमस्कार, मैं आपके साथ आयुष चतुरांश और हमारी इस खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई थीं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आई, सियासी गलियारों में हलचलें काफी तेज हुई। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर को कसा, लिहाजा सियासी समीकरण भी जमीन पर बदलते हुए से नजर आए। अब यूपी में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होना है। 13 मई को दोनों चरण के मतदान के नतीजे आ जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए हर पार्टी ने अपने पूरे दमखम को लगाया है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर, अयोध्या नगर निगम में चुनाव होगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिले हैं जहां पर वोटिंग होगी। इसमें 7 नगर निगम में महापौर के 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे ही नगर पंचायत में पदों पर 3,492 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए हैं और नगर पंचायत सदस्य की बात करें तो 42,575 प्रत्याशी नगर पंचायत के लिए मैदान में हैं। बात करें अगर दूसरे चरण के जिलों की तो ये मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। वहीं अगर 7 नगर निगम में हम बात करें जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होना है तो आज हम बात निगम की भी करेंगे और साथ ही साथ मंडल की भी। तो आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में आज कौन जो है अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है और किस तरीके से यहां के जो चुनाव प्रचार हैं वो देखने को मिले हैं और इसके अलावा ग्राउंड के ऊपर जनता किन मुद्दों के साथ कनेक्ट हुई है, दोनों ही मंडलों को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो निकाय चुनाव का समीकरण लगातार हम आपको समझा रहे हैं और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल इसको लेकर के मतदान होना है। पार्टियों ने अपना जितना दमखम लगाना था वो सब लगा दिया है। कल अब ये जो मतदान है वो सुबह से शुरू हो जाएगा, लेकिन पार्टियों ने जिन बातों को कहा है, खासतौर से अगर पूर्वांचल के अंदर आप मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल को देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकली भी आप देखें तो ये इनका अपना एक अलग महत्व है और दूसरा ये कि यहां के निकायों पर जिसका कब्जा होगा उसके लिए भी आप अगर देखें तो एक जो संदेश है 2024 का वो भी स्पष्ट तौर पर आपको यहां पर नजर आएगा। हालांकि मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो उस पर मौजूदा समय में कितना विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं इन मंडल के अंदर, इन नगर पालिकाओं में, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ग्राउंड पर माहौल क्या है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे आप आजमगढ़ मंडल के अंदर बात करें या फिर मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगाया है। पार्टियां लगातार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी और वायदे भी जनता से किए गए हैं और साथ ही साथ विकास की भी बातें इस दौरान, चुनावों के दौरान आपने सुनी है। लेकिन सही मायने में ये विकास कितना इन मंडल में हुआ है, इन मंडल के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वहां पर ये विकास कितना पहुंचा है और फिर उसमें नगर परिषद या नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत में आप देखें तो वहां तक ये विकास कितना पहुंच सका है और इस पर जनता की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं और जनता इसको किस नजरिए से देख रही है, ये सब कल जनता स्पष्ट करने वाली है। क्योंकि कल मतदान होगा और उसके बाद जब मतगणना होगी 13 तारीख को तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता किन मुद्दों के साथ कनेक्ट हुई है। तो सिटी का सरताज कौन में आज ये 2 मंडल जो कि सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, जो कि पूर्वांचल के अंदर तमाम अन्य जगहों के भी हाल हमने आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए बताए हैं और आज हम आजमगढ़ और मिर्जापुर इन दोनों ही मंडलों के बारे में बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर दरअसल स्थिति क्या है, जनता किन मुद्दों के साथ खड़ी नजर आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजीज क्या हैं, किस रणनीति के साथ पॉलिटिकल पार्टी ने पूरा चुनावी कैंपेन चलाया है और किस तरह से पार्टियां इन चुनावी समीकरणों को साधते हुए जनता के बीच में गई हैं और उसका असर जनता के ऊपर क्या पड़ा है, जनता का मूड क्या है। ये तमाम ऐसी अहम चीजें हैं जो आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड्स पर भी इसको लेकर के जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं उनसे क्या कुछ इस समय समझ में आ रहा है, चुनावी माहौल किस तरीके का है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि निकाय के ये चुनाव, शहर की ये सरकार बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपके क्षेत्र का सही मायने में सही विकास होना है तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि आखिर क्या विकास आपके शहर तक, आपके नगर तक पहुंचा है, क्या आपके गली तक वो विकास आपको दिख रहा है या फिर इस बार कुछ परिवर्तन की भी उम्मीद जनता की तरफ से की जा रही है।
तो पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के अपने अपने वादे हैं, लेकिन इन वादों और दावों के बीच में जनता ने तय क्या किया है और जनता किसको किस नजरिए से देख रही है, ये सब कल सुबह जब मतदान शुरू होगा उस समय से स्पष्ट होना शुरू होगा। और उसके बाद 13 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तो पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो दोनों मंडल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, आजमगढ़ के बारे में और साथ ही साथ मिर्जापुर के बारे में। अब आजमगढ़ मंडल के अंदर अगर आप देखें, मऊ और बलिया दोनों ही महत्वपूर्ण जनपद हैं और इनके अंदर भी जो तमाम नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत हैं वहां की स्थिति क्या है ये हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही मिर्जापुर मंडल में, मिर्जापुर के अलावा मंडल के अंदर जो जनपद हैं वहां की नगर पालिका परिषद और वहां की नगर पंचायत की सीटों पर स्थितियां क्या हैं, इस सब विस्तार पूर्वक आज हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शहर की सरकार, और शहर की सरकार में सबसे अहम बात यह है चूंकि यहां पर जो बात है वो विकास की है, वो आपके गली मोहल्ले में कितना विकास पहुंचा है, क्योंकि जो तमाम विकास के दावे किए जाते हैं आज उन विकास को परखने का जो वक्त है वो आ चुका है। चूंकि जनता उसी आधार पर जाके अपना जो वोट है वो करने वाली है कि क्या वो तमाम बेसिक सुविधाएं, क्या वो मूलभूत सुविधाएं इन बीते हुए वर्षों में उन तक पहुंची हैं, उसका कितना लाभ उनको मिला है, या भविष्य की जो तमाम योजनाएं या भविष्य के जो तमाम वायदे पार्टियों के द्वारा किए गए हैं, प्रत्याशियों के द्वारा किए गए हैं, जनता उन सबको भी किस नजर से देख रही है। तो कल मतदान और उसके बाद 13 तारीख को नतीजे दोनों ही चरणों के एक साथ घोषित कर दिए जाएंगे। तो सेकंड फेज में 38 जनपद हैं जहां पर आपको बता दें कि यह मतदान होना है और 38 जनपद में 9 मंडल हैं जिनके अंदर ये वोटिंग होगी। तो कल मतदान होना है और कल जनता जो वोट है वो किन मुद्दों पर करती है ये देखना होगा। और फिर 13 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो तमाम सियासी समीकरण साधे गए हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, जो तमाम बातें चुनावी रैलियों के द्वारा कही गई हैं, उसको जनता ने किस नजरिए से देखा है। क्या जनता उनके साथ खड़ी है या फिर जनता उसको किस नजरिए से देख रही है, ये भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही मंडल के क्या स्थिति है और इन मंडल में किस तरीके से ग्राउंड के ऊपर जो परिस्थितियां हैं इसको समझते हैं। आपको बता दें हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा अतुल अग्रवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, आनंद मिश्रा मऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आजमगढ़ का जरा सियासी समीकरण भी बताइए, ग्राउंड पर वहां पर क्या है, मुद्दे क्या हैं आजमगढ़ के अंदर और जनता इसको किस तरह से वहां पर देख रही है। अतुल, सबसे पहले ये बताएं कि ग्राउंड पर इस समय क्या है। जी, जैसा कि आपको बताते हैं, नगर पालिका का चुनाव, यहाँ पे 3 नगर पालिका है और 13 जो है नगर पंचायत है, कुल मिलाकर 16 है। और यहाँ की जनता जो है ये इस चुनाव को ये कहती है कि ये नगर का चुनाव है, नगर की जनता का, इसमें किसी पार्टी को वो नहीं फेस कर रही है, न किसी पार्टी को तवज्जो दे रही है। हमेशा यहाँ आजमगढ़ का ये इतिहास भी रहा है कि हमेशा जो निर्दलीय सीट पर बैठा है। अभी भी समीकरण यही बता रही हैं कि निर्दल ही यहाँ से जीतेगा। हालांकि सपा, बसपा, भाजपा और निर्दल सभी ने अपनी ताकत को जोड़ा है, लेकिन जो अभी के समीकरण बता रहे हैं इसमें निर्दल ही हावी है आजमगढ़ में। चलिए अतुल, आप बता रहे हैं कि निर्दलीय वहां पर जो है वो आपको मजबूत स्थिति में दिख रहा है। आनंद, मैं आपके पास आता हूं, जरा मऊ की स्थिति बताएं क्या है और मऊ में ग्राउंड के ऊपर किन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, किस तरीके से वहां की जनता इस चुनाव को देख रही है। आनंद, अपडेट करें। चलिए आनंद, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित, मैं आपके पास आता हूं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, बलिया में क्या है ग्राउंड के ऊपर और किस तरह से जनता वहां पर इस चुनाव को देख रही है, अपडेट करें। जी, आपको बता दें कि बलिया में नगर पालिका चुनाव जिसमें 125 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 423 बूथें बनाई गई हैं, 495 वार्ड है यहाँ पे, जिसमें भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई है ज्यादातर देखी जाए तो यहाँ पे। और जो यहाँ के प्रत्याशी है मेन भाजपा की देखी जाए तो भाजपा यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई दे रहे हैं। बलिया शहर में 2 नगर पालिका है, यहाँ पे 10 नगर पंचायत बनाए गए हैं यहाँ पे बलिया के अंदर। जो यहाँ पे मेन लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में देखी जाती है। ठीक है, भाजपा और सपा के बीच में आप बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो दिख रही है। आनंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी आवाज आ रही है। जी आनंद, मऊ में बताइए क्या है ग्राउंड के ऊपर, और दूसरा ये भी बताइए कि वहां का जो सियासी समीकरण है वो क्या कह रहा है, जनता किस तरह से निकाय चुनाव को देख रही है। आनंद जो कहते हैं मऊ में 1 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत है, जिसमें मऊ नगर पालिका की बात करें तो मऊ नगर पालिका में त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। सपा भी भारी पड़ रही है और बीजेपी भी भारी पड़ रही है, जो कि यहाँ पे बीजेपी से अजय कुमार खड़े हुए हैं और बसपा से अरशद जमाल हैं। आपको बता दें यहाँ मऊ में अगर देखा जाए तो अभी त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। जी ठीक है, आपने कहा कि वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई है। सत्येंद्र जी, अब मैं आपके पास आता हूं। ज्यादातर जगहों पर हमको या तो दिख रहा है सत्येंद्र जी की भाजपा और सपा में मुकाबला है, या फिर त्रिकोणीय हो रहा है कहीं कहीं पर यह मुकाबला। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग इसको सत्येंद्र जी देखें तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो सेकेंड फेज है बड़ा दिलचस्प होगा, या सेकेंड फेज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सेकेंड फेज डेफिनेटली जो इतने सारे जिलों में हो रहा है वो इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि फर्स्ट फेज के इलेक्शंस में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कंसिडरेशन का। और फिर इनके स्थानीय मुद्दे तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। तो पूर्व का जो है, जैसे आप जब मिर्जापुर की बात करें, बलिया की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, मऊ की बात करें, कहीं ना कहीं जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना चुनावी क्षेत्र है वाराणसी, उसके आसपास के ये इलाके हैं, तो उनका जो अपना कार्रवाई है, उनका अपना एक ऑरा है, उस ऑरा का इम्पैक्ट दिखाई देता है। स्थानीय चुनाव है, डेफिनेटली उसका एक लोकल मुद्दों का बात तो होगी ही होगी। और पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि पहले जो होता था स्थानीय चुनाव जो होते थे वो स्थानीय मुद्दों पे होते थे और उसमें बहुत ज्यादा पार्टियों का दखल नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा उसमें वोटिंग का वो नहीं था। लेकिन जब से धीरे धीरे लोगों का अपना रुझान हुआ, लोगों पार्टियों ने अपना सिंबल देना वहां पे शुरू कर दिया, उसके बाद से लोगों का एक पूरा एक प्रकार से ये लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, उस एंगल से शुरू होने लगी। तो ये चीजों को आप देख रहे हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी आपके चुनावी दिग्गज हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे उसमें लगातार कैंपेन्स करते हुए आपको महसूस हो रहे होंगे, खासतौर से अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो ये तो पर्सपेक्टिव डेफिनेटली हमें देखना होगा। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो ये बाई इलेक्शन 2 विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ पर हुआ है, इसके बाद में, क्योंकि आज ही हुआ और कल आपका दूसरा स्थानीय लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, तो उसमें ये भी देखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली विधानसभा में आपके बहुत सारे वार्ड और सारी चीजें आती हैं, तो कितने लोग आज एक वोट दे चुके हैं, कल दोबारा वोट देने के लिए निकलेंगे, तो कितने लोग निकलेंगे, मुझे अंदेशा है कि शायद कम ही लोग निकलना पसंद करेंगे। वो उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन अतुल मैं आपके पास आता हूं। बहुत जल्दी से जरा ये बताएं कि जो वहां पर कैंडिडेट्स हैं, और खासतौर से अगर हम लोग आजमगढ़ सीट की बात करें तो वहां का मुकाबला कैसा है? क्या वहां पर भी त्रिकोणीय लड़ाई है अतुल, या फिर वहां पर सीधे सीधे बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर निर्दलीय वहां पर आपको ज्यादा नजर आ रहा है कि फाइटिंग की पोजीशन में है? थोड़ा सा वहां का समीकरण समझा दें। जैसा कि हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है, लेकिन ये जो हमारा निर्दल प्रत्याशी है हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, ये सभी पार्टियों पे भारी पड़ रहा है, और इसके हर समुदाय के इसके सॉलिड है। और जहां भी हम लोगों ने जनता से राय लिया, जनता ने सीधे कहा कि निर्दल प्रत्याशी हमारा सबसे अच्छा है, क्योंकि ये पिछली दफा भी प्रत्याशी बना था, पिछली दफा 22 वोट से ये हारा था। उस वक्त भी जनता ने आजमगढ़ के कहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझको हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को जिताना चाहता था। हालांकि लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस निर्दल रहेगा आजमगढ़ में। ठीक है, बीजेपी वर्सन आप निर्दल बता रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे ये भी बताइए, क्योंकि दिनेश लाल भी वहां पहुंचे, आम्रपाली दुबे भी वहां पर पहुंची, क्या इनका चुनाव प्रचार वहां पे कहीं इंपैक्ट डाल रहा है? नहीं, यहाँ पे नगर निकाय चुनाव में इनका कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ भी रहा है, कहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा मिश्रा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनका कोई बहुत ज्यादा खास असर दिख नहीं रहा। आए हुए हैं। ठीक है, आनंद आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, मऊ में क्या जो फाइट है वो त्रिकोणीय है या फिर बीजेपी और सपा के बीच में ही है, और किस तरीके से वहां पर जो समीकरण है, थोड़ा इसको समझाएं हमारे दर्शकों को। आपको बता दें मऊ में, अगर मऊ की बात करें तो यहाँ से जो बसपा से प्रत्याशी है, पहले वो सपा में थे, सपा से टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़कर तुरंत बसपा से टिकट लेके आ गए। और देखा जाए तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है,
और अगर ये माना जाए कि यहाँ पे जो बसपा के प्रत्याशी हैं तो वो दमदार प्रत्याशी दिख रहे हैं, क्योंकि जो सपा ने प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी बिल्कुल नया चेहरा है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से जो प्रत्याशी दिए हैं वो भी बिल्कुल नए चेहरे दिख रहे हैं। तो दमदार वाली बात की जाए तो अभी सब देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि तिकोड़ी लड़ाई है, लेकिन तिकोड़ी लड़ाई में अभी बसपा भारी पड़ रही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। लेकिन मैं सत्येंद्र जी आपका रुख कर ले रहा हूं तब तक। सत्येंद्र जी मुझे ये बताइए, चूंकि अब हम लोग आजमगढ़ मंडल को तो देख रहे हैं, यहां पर तो जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो ग्राउंड पर ये दिख रहा है, ज्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय है। लेकिन मिर्जापुर मंडल को भी अगर हम लोग एक सरसरी नजर से देखें तो आप इसका आकलन कैसे करते हैं, और क्या यहां पर भी आपको लग रहा है कि कुछ इसी तरह की परिस्थितियां, या इसको किसी दूसरे नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो इसमें करीबन आपके पास 38 वार्ड हैं और करीबन चुनाव और हरियाणा में 25-25 वार्ड होते हैं और कछुआ में 12 वार्ड का चुनाव है। तो इसमें करीबन आप देखें कि जो वार्ड्स हैं उसमें जो लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन इसमें मैंने एक पॉइंट आपको जरूर उद्धृत किया था कि जो आज ये इलेक्शन हुआ है, जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये देखेंगे कि राज्यों में, जैसे अभी बलिया की बात आ रही थी, बलिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य हो, लेकिन ये मऊ में, आजमगढ़ में, मिर्जापुर में ऐसे बहुत सारे इलाके मिलेंगे जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य बहुत है। उसकी वजह से इम्पैक्ट और वोट्स का जो सेग्रीगेशन है, कंसोलिडेशन है, वो इम्पैक्ट करता है। तो वहां जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेंधमारी होती है, वोट कटते हैं और उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं जो सही से वहां पर चुनावी रणनीति बनाता है उसको मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भाजपा कहीं ना कहीं एक अच्छी बढ़त बनाने की उम्मीद है। सत्येंद्र जी अब आता हूं एक और बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी ओर आपने भी इसके पहले वाले चंक में इशारा किया। आपने ये कहा कि आप देखिए लोग सिंबल पर लड़ने लगे या पार्टियों का सीधा इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो अब वो पार्टी लाइन की भी यहां पर कहीं बात होने लगती है, पार्टी के एजेंडे क्या है उनका जिक्र होने लगता है। ये जो निकाय के चुनाव हैं, इसको क्या आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव वे में है? क्योंकि पहले तो लोकल इश्यूज की बात होती थी, सड़क, बिजली, पानी, बेसिक कम्युनिटीज को लेकर के चर्चा ज्यादा होती थी। लेकिन आप चाहे इस वाले निकाय चुनाव को देखिए या इसके पहले भी जो सिंबल पर लड़े गए, वहां पर और दूसरी बातों की चर्चा कहीं ज्यादा होती है। ये विकास या डेवलपमेंट या बेसिक कम्युनिटीज, ये थोड़ा सा कहीं पर्दे के पीछे दिखता है। ये फायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है? इसको कैसे देखते हैं, इसका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे निर्दलीय बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल चुनावी जो जमीनी स्तर की जो समस्या है उनको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पे बिजली लगानी है, कुछ नल की व्यवस्थाएं करनी है, कुछ छोटे मोटे सड़क की मरम्मत करानी है, तो इसके लिए ऑब्वियसली फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आपके पास ऊपर से ही आएंगे, ग्रांट्स तो ऊपर से ही कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो जब आप ये कहते हैं कि हाँ ऊपर से आ रहा है, तो ट्रिपल, यानी कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग आप समझते हैं कि भाई अगर हमें फंड चाहिए, कहाँ से फंड लेके आएगा, कितना फंड को उसको मिलेगा एक्सपेंस करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो ये एक रिवर्स मॉडल कहीं ना कहीं डेवलप हो गया है जब से पार्टियों का सिंबल आ गया है। और फिर बाकी मुद्दों के साथ साथ में कहीं ना कहीं बहुत सारे और मुद्दे भी आ गए हैं, धार्मिक एंगल भी है, अपराधियों पे कार्रवाई भी है, बहुत सारे मुद्दे जो है वो अपना अपना इम्पैक्ट डालकर लोकल मुद्दे डेफिनेटली वहां पर होंगे। लेकिन उन लोकल मुद्दे को सॉल्व करने का जो पूरी तरीका है, फंड्स है, सपोर्ट मैकेनिज्म है, वो ऊपर से ही मिलने वाला है। ये तभी मिलेगा जब आपके पास ऑब्वियसली ऊपर से सपोर्ट मिलेगा। जैसे डबल इंजन की सरकार थी, वो ट्रिपल इंजन की हम सरकार की बात करते हैं। तो ये होगा, हर जगह नहीं होगा, कुछ जगहों पर तो होगा, लेकिन मेजोरिटी में यही रिजल्ट हमें कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें विपक्ष को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, कोई पार्टी की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात कर रहा है। विपक्ष को इसमें आप किस तरीके से आंकते हैं, या उनकी जो भूमिका है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अब तो सारी ही पार्टियां सिंबल पर हैं। बिल्कुल सिंबल पे है और यही तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो विधानसभा में जैसे सपा लेके गई, अच्छी खासी उसने कंटेस्ट दिया था, तो वो एक पॉइंट डेफिनेटली आता है। तो जब आप पार्टी सिंबल में आते हैं तो पार्टी सिंबल के साथ में आप बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को भी लेके आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर आघात किया जा सकता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ आप किसी माफिया या किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, या आप किसी समुदाय विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, अगर इस चीजों का मुद्दा उठाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो अगली पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो ये इसका पॉजिटिव भी है और इसका नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड करता है कि किस किस मुद्दे पे लोग वहां पे आपको ज्यादा वोट दे सकते हैं,
किससे आप ज्यादा उनसे कन्विंस कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये मुद्दे पार्टी सिंबल के बियॉन्ड, क्योंकि अगर वहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, अगर हमें अतीक पर या अंसारी पे या आजम पे किसी पे हमने कोई कार्रवाई की, तो इसका पार्टी के पीछे पृष्ठभूमि कौन सी, ऐसा इन लोगों के साथ कौन सी पृष्ठभूमि पार्टियां थी, ये देखने वाली बात आ जाती है। तो एक कहीं ना कहीं एक संदेश ये होता है कि ये भाई परिवारवाद वाले भी होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका भविष्य में बहुत विकास की योजनाएं नहीं है, ये ऐसे छवि वाले लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, ये समुदाय विशेष के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इन मुद्दों को हाईलाइट करते हुए अपने जो वोट है वो उसको कंसोलिडेट करने का जो और प्रयास ये है, इम्पैक्ट उसमें डाल भाजपा रहा है, आप ये कह रहे हैं सत्येंद्र जी। बिल्कुल। कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं भदोही से, मैं उनका भी एक बार रुक कर लेता हूं। कपिल, जरा भदोही का समीकरण समझा दें, क्योंकि कल तो वोटिंग होनी ही है, लेकिन भदोही में क्या है, किस तरीके से, किन मुद्दों की चर्चा है, जनता कैसे देख रही है इस चुनाव को? भदोही जनपद में विकास के मुद्दे पर यहाँ पर जो जनता है वो वोट करेगी। यहाँ कई लोगों से बातचीत किया गया तो उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर समीकरण भाजपा सपा का बनता नजर आ रहा है। यहाँ लड़ाई सिर्फ दो ही पार्टियों की है, सपा और भाजपा की। मैं आपको बता दूं कि भदोही जनपद में जहाँ दो नगर पालिका व 5 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 2,16,000 मतदाता यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि इन नगरों में जहाँ भदोही में सीधे त्रिकोणी है, वही अब गोपीगंज महानगर पालिका में भी दो लोगों की टक्कर की चल रही है। लेकिन ज्ञानपुर जो नगर पंचायत है हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पर 3 लोग लड़ रहे हैं, 2 निर्दल और भाजपा के लड़े हैं। सपा ने एक शाहिद खान को अपना सपोर्ट किया है, जिससे यहाँ का जो खेल है वो रोमांचित हो गया है। 2 लोग तो यहाँ पहले ही लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि एक तो 20 साल पहले यहाँ पर राज कर चुके हैं, और एक हीरालाल मौर्य जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वे 10 सालों से यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। लेकिन एक युवा प्रत्याशी जो शाहिद खान है, चलिए विवेक भी हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ गए। मैं विवेक का भी रुख कर लेता हूं। विवेक, सोनभद्र का भी जरा एक बार सियासी समीकरण समझा दें, और वहां पर ग्राउंड पर क्या है, किन मुद्दों की चर्चा है, इस चुनाव को जनता कैसे देख रही है? विवेक, देखिए, अगर सोनभद्र की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा है और यहाँ पर 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है। नगर पालिका रॉबर्ट्सगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को उतारकर बिल्कुल कांटे की लड़ाई लड़ रही है। समीकरण की बात करें और मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे जो प्रायः देखा जाता है कि हर इलेक्शन में सड़क, नाली, बिजली, पानी, यही मुद्दे रहते हैं। और लगातार भाजपा की जो कि सीट रही यहाँ पर, ये गढ़ रहा है भाजपा का। इसके पहले भी भाजपा के चेयरमैन थे यहाँ पर, और उसके पहले भी भाजपा के चेयरमैन थे। तो लगातार जो कि जनता की ये शिकायत है कि लगातार अगर भाजपा के चेयरमैन हैं यहाँ पर और मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं, तो इस बार जो सियासी समीकरण है, इस बार जनता जो कि काफी अवेयर हो चुकी है और अपना विकास, यानी जिस तरह से नगर का विकास होना चाहिए, तो विकास के एजेंडे पर यहाँ पर जो कि वो अपना प्रत्याशी चुनेगी। और सबसे बड़ी खास बात है, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ 4 विधानसभाएं हैं और चारों विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ से सांसद अपना दल से हैं वो। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी जो कि चुनौती है यहाँ पर कि वो रॉबर्ट्सगंज की नगर पालिका सीट निकाले। और जहां तक जो समीकरण ये है कि जो यहाँ पर तमाम जो गांव है, 17 गांव हैं, वो उसमें जुड़े हैं नगर पालिका में, तो समीकरण काफी बदले हैं। जो वोटरों की संख्या वो लगभग 58,000 हो चुकी है, पहले लगभग 35 से 40,000 के बीच में थी। अब बीजेपी को साधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी जो पार्टियां हैं जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वो भी लगभग हर लोगों से मिलकर अपनी बातें पूरे करने के लिए बात कर रहे हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बिल्कुल, और तो कुल मिलाकर के ग्राउंड के ऊपर आप जो बात बता रहे हैं, अब देखना ही होगा कि जनता ने इसको किस तरीके से देखा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें, सेकंड फेज की कल वोटिंग होनी है। आज ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी है, क्या समीकरण है, ये हमने आपको बताया है, और अब जनता को यह तय करना है कि वो शहर के अंदर अपनी जो सरकार है वो किस प्रकार से चुनती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।